ठीक है, आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ये अध्याय 1 है और नवोदय विद्यालय के गणित में हमें इसको क्रम से पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया है बुक में। वह पद्धति जिसमें संख्याओं को लिखने, पढ़ने एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम कहलाती है। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां, संख्या जितना भी हम लिखते हैं उसका 3 विधि है या 3 प्रणाली है। ठीक है, पहला है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, दूसरा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा होता है रोमन प्रणाली। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, इधर कर देता हूं। भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं उसी को, और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। आगे देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख के बताता हूं। हमें लिखना है 405। 405। यहां देखो हमने क्या क्या अंक प्रयोग किया है। एक तो 4 प्रयोग किए हैं, एक 0 प्रयोग किए हैं और एक 5 प्रयोग किए हैं। चलो, बहुत ज्यादा लिखना है हमें। ठीक है, 40,504। 40,504 संख्या भी मैं लिखा, लेकिन इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है देखो, 4, 0, 5, 0 और फिर 4। ठीक है, मतलब हम जितना भी संख्या बनाएंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, सरब, जो भी है, जितना भी हम संख्या बनाएंगे वो सब कहां से बनता है? 0 से लेकर के 9 तक के ही अंकों का प्रयोग होता है। ठीक, उसी को यहां पर बताया गया है बुक में। 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9, इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहां पर दिया हुआ है, संख्या 43252371 को भारतीय गणना में लिखना और पढ़ना। यहां देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको पढ़ना कैसे है देखो, करोड़ करोड़ 2 ठो दिख रहा है, तो हम इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 43 करोड़। ठीक है, और लाख लाख 2 ठो है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ये पढ़ने में आसानी होता है भाई। ठीक है, तो 43 करोड़ 25 लाख हो गया। अब हजार भी 2 ठो है, एक 1000 है और एक 10,000 है, दोनों को हम एक साथ मिला के पढ़ेंगे, तो 43,000, 25 लाख, 23,716। ठीक है, अब आगे स्थानीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है।
उदाहरण के लिए आगे देखते हैं, इकाई अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई अंक गुणित 1। इकाई अंक में यदि कोई भी अंक रहेगा तो उसको हमें 1 से गुणा करना है तो उसका स्थानीय मान पता चल जाएगा। ठीक है, दहाई अंक का स्थानीय मान, दहाई अंक का स्थानीय मान कितना है उसको जानने के लिए हमें, दहाई मतलब 10 होता है, तो उसको जानने के लिए हमें 10 से गुणा करना है। ये 10 से, दहाई अंक गुणित 10। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर होता है सैकड़े का अंक गुणित 100। सैकड़ा माने 100। हजार के अंक का स्थानीय मान बराबर होता है 1000 का अंक गुणित 1000। इस तरह से स्थानीय मान निकालते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरणार्थ संख्या 50, 48, 563 में अंक 5 के स्थानीय मान मूल्यों का अंतर क्या है। कहने का मतलब इस प्रश्न में ना 5 के स्थानीय मान के मूल्य, स्थानीय मान मतलब उसका स्थानीय मान कितना है और दोनों का अंतर कितना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो इधर से देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस 5, ये 5 है। ठीक है, अब ये सैकड़े के स्थान पे है इसलिए इसको हमने 100 से गुणा कर दिया, तो 5 गुणित 100 बराबर कितना, 500। मतलब इस 5 का स्थानीय मान होगा 500। उसी तरह से इस 5 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये है 50 लाख है नहीं भाई। 10 लाख मतलब 50 लाख। तो ये 5 गुणित इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको किससे गुणा करेंगे, 10 लाख से। तो 5 गुणित 10 लाख बराबर कितना हो जाएगा, 50 लाख। और इसमें पूछा है अभिष्ट अंतर, तो अभिष्ट अंतर होगा 50 लाख गुणित 500 बराबर होगा 49,99,500। ठीक है, ये 49 लाख है। ठीक है, 49,99,500। अच्छा गुणित बोल दिया था, कोई बात नहीं। तो ये 50 लाख ऋण 500 है, तभी तो फिर घटाएंगे भाई, है नहीं। अब आगे देखते हैं जातीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, फेस वैल्यू, उस अंक का अपना मान है चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। उदाहरणार्थ है, मतलब उदाहरण के लिए 3, 5, 6, 7 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान क्या होता है, जो यहां पर लिखा है वही उसका मान है। 7 लिखा है तो 7 है, 6 लिखा है तो 6 है, 5 लिखा है तो 5 है, 3 लिखा है तो 3 है, उसका जातीय मान। जो जितना लिखा रहता है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ववर्ती। किसी संख्या से 1 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती या प्रीफिक्स संख्या होती है। जैसे 8 का पूर्ववर्ती, 8 में 1 कम कर दो तो 7। ठीक है, 27 का पूर्ववर्ती 26, 15 का पूर्ववर्ती 14। मतलब पूर्ववर्ती मतलब क्या होगा, 1 कम, और उत्तरवर्ती मतलब 1 ज्यादा। उत्तरवर्ती को 3-4 नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम से, हाँ चलो लिखता हूं मैं, उत्तरवर्ती और अपवर्ती और क्या नाम से पुकारा जाता है इसको, यहां पर भी दिया है। अच्छा यह नहीं है, खाली उत्तरवर्ती दिया है और अपवर्ती। एक और क्या नाम तो होता है, उस दिन क्या पढ़े थे, परवर्ती। हाँ परवर्ती, वेरी गुड, परवर्ती। ठीक है, तो
ये तीनों का मतलब क्या होगा? एक ज्यादा। कोई भी संख्या रहेगा उसमें एक हमें जोड़ देना है। जैसे 12 का अपवर्ती 13, 9 का अपवर्ती 10, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 43, 25, 23, 716 को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना और पढ़ना। देखो यहां इकाई से चालू करते हैं, इसको भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद हम लोग जो भारतीय गणना प्रणाली देखें उसमें क्या होता है, 10,000 के बाद लाख होता है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय वाला में लाख नहीं है, लाख के जगह में क्या बोलना है इसको, 10,000 के बाद में 100,000, 100,000। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, फिर 100,000 के बाद में मिलियन, मिलियन के बाद में 10 मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ना कैसे है। ये 4 है और 100 मिलियन के जगह में है, तो 400 मिलियन, 400 नहीं ये सब मिलियन मिलियन लिखा है भाई। तो यहां भी हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे उसमें भारतीय गणना प्रणाली पढ़े थे नहीं वैसी। 432 मिलियन, 432 मिलियन। और उसके बाद है ये हजार, हजार देखो, ये हजार, ये हजार, ये हजार, 3 ठो हजार है, तो इस तीनों हजार को भी एक साथ पढ़ेंगे। क्या होगा फिर, 523, 523,716। मतलब हमें इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे मिलियन मिलियन हो रहा है, जितना भी मिलियन है नहीं, तो उसको अलग से ऐसे पहचान बना लो, पढ़ने में आसानी होगा। 432 मिलियन और 523,716। ठीक है, उसी को यहाँ पर दिया है। इसे 432 मिलियन 523,716 पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है रोमन प्रणाली। इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो नीचे सारणी में दिए गए हैं। रोमन पद्धति और हिंदू अरेबिक पद्धति में संबंध। ये हिंदू अरेबिक पद्धति है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक। इसको हमने अच्छा से लिखा था इसमें कॉपी में, शायद तुम लोग भी लिखे हो, है नहीं, ये वाला। ये वाला एक मतलब एक ठो आई जैसा, या आई ही बोल लो इसको। एक आई मतलब एक, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3 आई, 4 मतलब आई और भी, ये 4 का संकेत है। 5 का संकेत खाली भी, 6 का संकेत भी आई, 7 का संकेत भी डबल आई, 8 का संकेत भी ट्रिपल आई, 9 का संकेत आई और एक्स, और 10 माने एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग 10 का हो गया। 11 बनाना है तो 10 में 1 जोड़ना है, ये 10 और ये 1, 10 और 1 11। 12 के लिए 1 से डबल आई, 12 13 14 15 इस तरह से करते करते जाएंगे हम 18 तक। ठीक है, 18 के बाद में 19 लिखना है। 19 लिखना है तो हमें ना 20 में 1 कम करना है। 20 के लिए है डबल एक्स, तो 20 में 1 कम करेंगे तो क्या होगा,
नहीं, यहां पर नहीं होगा, वो जो मैं बोल रहा था वो आगे होगा। यहां तो 10 और ये 9 आई एक्स, 10 और 9 19। और 9 का मतलब 20 के लिए डबल एक्स है, ठीक है। उसी तरह से 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 40 के लिए ये कितना लिखी है 30, और ये गलत लिखी है, गलत लिखी है नहीं, कहाँ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसी को सुधारते हैं ना भाई। चलो वही तो ठीक है, इसी को हम लोग सुधार देते हैं जहां पर गलत हुआ है, तभी तो समझ आएगा। 30 के लिए 3x और i ये सही है। 32 के लिए 3x डबल आई सही है। 33 के लिए 3x ट्रिपल आई सही है। 34 सही है। 35 सही है। 36 से गलत हुआ है, ये रहेगा भी आई। 37 के लिए भी हाँ, इसको भी बना दे और डबल आई कर दें। 38 के लिए भी रहेगा और 3 ठो ये रहेगा, ठीक है। 39 के लिए ट्रिपल एक्स और आई एक्स, क्योंकि आई एक्स का होता है 9, ठीक है। और 40 के लिए हमें इस एक्स को 4 बार नहीं लेना है। रोमन पद्धति में किसी भी संख्या को 4 बार नहीं लिखना है, 3 बार ही लिखते हैं अधिकतम, ठीक है। तो 40 बनाने के लिए 50 में 1 कम करना है। 50 में 1 कम करना है मतलब 1 दहाई कम करना है। 50 में क्या कम करना है? 1 दहाई। तो 50 में 1 दहाई कम करेंगे 10 कम होगा, 10 कम होगा मतलब वो हो जाएगा 40। जैसे अच्छा, इसमें यहां पर लिख देते हैं पहले संकेत को। मुख्य संकेत क्या क्या होता है? 50 का होता है एल, 100 का होता है सी, 500 का होता है डी और 1000 का होता है एल। इसी संकेत से हम 3000 तक का रोमन संख्या लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो 50 में 50 मतलब एल में हमें 10 कम करना है, तब 40 बनाना है इसको। तो 10 कम करने के लिए क्या करते हैं, इधर यदि संख्या के पहले यदि लिखेंगे ना तो उसका मतलब है कि इस एल में 10 कम हुआ है। तो 10 कम हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 40। और मान के चलो एल लिखते हैं और इस एक्स को एल के बाद लिखते हैं राइट साइड में ऐसे, तो इसका मतलब हो जाता है 50 और 10 60, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से हम ये 50 तक पहुंच गए। देखते हैं इधर सही है कि गलत। ये एल एक्स कितना है जी? ये 50 और 10 60, ये 60 लिखा है, ये 40 नहीं है। 40 बनाने के लिए हमें एक्स और एल ऐसे करना पड़ेगा, एक्स और एल, ठीक है। इसमें बहुत सारा गलत है, हमें अलग से लिखना पड़ेगा, सुधार के लिखना इसको। चलो कुछ संख्या हम प्रैक्टिस करते हैं। 41 से चालू करते हैं ना। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 41 के लिए क्या हो जाएगा? हमने अभी 40 का देखा, एक्स और एल, एक्स एल, ये क्या है? 40 है। 41 बनाना है तो यहाँ पर आई डालेंगे। तो जितना भी 4 4 4 4 से बना है ना 40, 4 दहाई वाला, तो 4 दहाई ऐसे लिख देते हैं, ये 4 दहाई हो गया,
डबल आई 42 हो गया, एक्स एल ट्रिपल आई 43 हो गया, एक्स एल 44 करने के लिए आई और भी रहता है, 45 करने के लिए एक्स एल भी, 46 करने के लिए एक्स एल भी आई, 47 करने के लिए एक्स और भी डबल आई, एक्स एल भी ट्रिपल आई। ठीक है, और 49 करना है तो एक्स एल और आई एक्स। 50 करना है तो एल खाली एल होता है 50 का, एल। ठीक है, इस तरह से ये 50 के बाद 60, 60 के लिए क्या हो जाएगा एल एक्स, 70 एल डबल एक्स है नी, 80 एल ट्रिपल एक्स, 90, 90 के लिए हमें एल 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते, 4 बार नहीं लिखना है किसी भी संख्या को, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का संकेत हमें जानना पड़ेगा। 100 में फिर हमें 10 कम कर देना है, तो 100 का संकेत क्या होता है, सी। गुड, 100 का संकेत होता है सी। तो यहां पर हम डालेंगे सी, और सी में हमें 10 कम करना है, तो कम करते हैं उसको इधर लिखते हैं, ये एक्स सी, ये हो गया 90। ठीक है, 90 के बाद में फिर 91 92 चलेगा, 91 तो फिर एक्स सी 1, 92 एक्स सी 2। ठीक है, इस तरह से क्रम से आगे बढ़ेंगे। फिर ये पहुंचेगा 100 में, 100 का सी हो गया। फिर क्रम से हम आगे जाएंगे, 200, 200 में डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400, 400 के लिए हम 4 टाइम सी नहीं लिख सकते, 4 टाइम सी नहीं लिख सकते। फिर क्या करेंगे, 500 का मान हमें जानना है। ठीक है, हाँ, तो 500 का क्या होता है, डी, डी होता है, तो इस डी में हमें घटा देना है सी को, 100 को घटाना है। ठीक है, तो डी पहले लिख देते हैं, उसके बाद सी। हाँ, डी पहले लिख दिया और इसमें घटा दिए हम 100 को, तो ये सी डी, सी डी माने 400। ठीक है, तो 500 का होगा डी और 600 का होगा डी एक्स, नहीं डी सी, डी सी, 700 का होगा डी डी डबल सी, 800 का होगा डी ट्रिपल सी। अब 900, 900 के लिए 4 टाइम सी नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें 1000 का मान जानना पड़ेगा, तो 1000 का मान होता है एम। तो यहाँ 900 बनाने के लिए एम में हमें 100 घटाना है, हाँ, सी घटेगा, डी नहीं घटाना है, डी घटाएंगे तो 500 घट जाएगा। ठीक है, तो सी एम का मतलब हो जाएगा 900 और 1000 का होगा एम। उसी तरह से 2000 का मान होगा डबल एम, वेरी गुड, और 3000 का होगा ट्रिपल एम। ठीक है, इस तरह से हमने 1 से लेकर के 3000 तक का रोमन संकेत को समझा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है संख्याएं। संख्याएं गणित की मूल आधार हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं 1 2 3 आदि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अर्थात हम लोग गिनती में जो पढ़ते हैं ना, 1 2 3 से लेकर के चाहे उधर जितना भी गिनती करो, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, शून्य धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है, केवल पूर्णांक है। और ये जो शून्य है, गिनती में हम लोग शून्य से कहां चालू करते हैं, नहीं करते ना, 1 से चालू करते हैं। तो शून्य यदि हम शुरू में डाल देंगे तो वह पूर्णांक में आएगा, बाकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या में आएगा। दूसरा नंबर में देखो,
पूर्ण संख्याएं शून्य सहित, यहां पर लिखा है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इस प्रकार शून्य, एक, दो, तीन, मतलब शून्य को यदि हम शुरू से ले लें और उसके बाद में जितना भी गिनती रहे वो सब क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। हाँ, भाज्य संख्याएं, अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है और ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक से बड़ा होना चाहिए भाई भाज्य संख्या को। किसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे, जो एक से बड़ा होना चाहिए और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाग जाना चाहिए। एक से, एक को हमें नहीं देखना है, एक एक ऐसा अंक है जिसको हम सभी संख्या को भाग दे सकते हैं, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं एक संख्या, एक भाज्य है या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य। तो यह संख्या एक न तो भाज्य में आता है और न ही अभाज्य में आता है, इसको ध्यान रखना। दो, चलो दो को देख लेते हैं, दो भाज्य है या अभाज्य, दो भाज्य है या अभाज्य। तो दो भाज्य नहीं है क्योंकि वह स्वयं से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए हम इसको अभाज्य के अंतर्गत लेंगे। अभाज्य और भाज्य, ठीक है। तो दो क्या होगा, अभाज्य होगा। तीन क्या होगा, तीन किसी से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, वो स्वयं से जाता है बस। एक से तो जाएगा ही, सब जाता है एक से भाई, उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो तीन किसी से भाग नहीं जाता, स्वयं से जाता है, तो वह होगा अभाज्य। तीन के बाद चार, चार किसी से भाग जाता है, स्वयं से तो जाएगा ही, और किससे भाग जाता है, दो से। जैसे ऐसा कहने का मतलब यह है, चार को हम किससे किससे भाग दे सकते हैं, दो से भाग दे सकते हैं कि नहीं, दो दूनी चार, भाग चला गया, ठीक है। तो चार जो है दो से भी भाग जाता है और चार से भी, इसलिए वह भाज्य है। पांच वो अभाज्य है, छह भाज्य है, सात अभाज्य, आठ भाज्य, आठ भाज्य है, ठीक है। नौ, नौ भाज्य है, तीन से भाग चला जाता है वह, ठीक है, तो नौ भाज्य। 10 भाज्य, 11 वो स्वयं से भाग जाता है, इसलिए अभाज्य होगा वो। 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है, 14 भाज्य है, 15 भाज्य है भाई, क्योंकि 15 तीन से भी भाग जाता है, 5 से भी भाग जाता है, ठीक है। उसी तरह से आगे देखते हैं, 16 भाज्य है, 17 अभाज्य है, 18 भाज्य है, 19 अभाज्य है, 20 भाज्य है, ठीक है। इस तरह से हम आगे और बना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, भाज्य संख्याएं समझ में आ गया। अब है अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या भी तो अब भी हमने देखा, साथ ही साथ देखें कि नहीं, यहां पर हमने चार्ट बना दिया है, ये भाज्य और नहीं, अभाज्य और भाज्य, ठीक। अब देखते हैं आगे सम संख्या। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो को यदि हम दो से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, चार को भी भाग देंगे तो 4, 6, 8, मतलब जितना जो सम संख्या में रहता है ना वो सब दो से भाग चला जाता है।
तो जो 2 से भाग चला जाता है उसी को सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से भाग नहीं जाता उसको विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया है सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अब आगे महत्वपूर्ण चीज है संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। हमें इसको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में यही आता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर, ये इसके बाद रहेगा ये बराबर अंतिम संख्या गुणित अंतिम संख्या धन 1/2, या फिर इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं n कोष्टक में n धन 1/2। उदाहरण के लिए जैसे 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं में n बराबर 20 है, 1 से 20 तक बोल रहा है ना, तो अंतिम संख्या क्या है 20 होगा, गुणित अंतिम संख्या धन 1, अंतिम संख्या 20 है धन 1/2, ये तो बराबर कितना हो जाएगा 210। वो कैसे हुआ 210 देखते हैं। अंतिम संख्या है 20 गुणित अंतिम संख्या 20 धन 1/2, ऐसे हैं। तो पहले तो हमें कोष्टक के अंदर को हल करते हैं, तो 20 और 1 क्या हो जाएगा 21 हो गया, 21/2। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, या तो जो करता है उसको हम कटा भी सकते हैं। यहां पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, एक कट गया। फिर 21 और 10 का गुणा करेंगे तो 21 शून्यम 0 और 21 एकम 21, ये 210 आया। तो यहां पर 210 वैसे आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्या का योगफल देखना है अभी। अंतिम संख्या, फिर कोष्टक में अंतिम संख्या धन 1 बराबर n कोष्टक में n धन 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n का मान 25 होगा, क्योंकि पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6 तथा 25वीं 50 होगी। तब अभिष्ट मान, यहां पर क्या होगा, सम संख्या पूछ रहा है 50 तक का, तो अंतिम संख्या 50 नहीं होगा। यहां पर 50 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक में ना 25 सम रहता है और 25 विषम रहता है, इसलिए अंतिम संख्या को हमें 25 लेना है। अंतिम संख्या क्या होगा 25, 25वां में। ठीक है, तो अंतिम संख्या होगा ये 25 गुणित अंतिम संख्या धन 1, तो अंतिम संख्या 25 है, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26/2। अब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 325। ये वाला वैसे ही बना है, समझ में आया ये वाला। आगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। जैसे अभी हमने सम संख्या का योगफल देखा, उसी तरह से विषम संख्या का योगफल देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा n का स्क्वायर या n का वर्ग। जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं के योगफल के लिए n बराबर 20/2 बराबर 10, क्योंकि 1 से 20 तक की संख्या में 10 विषम संख्याएं हैं। अब 20 तक का पूछा है ये, है नहीं भाई, तो 20 का आधा लेना पड़ेगा ना हमें विषम संख्या को। 20 तक में 1 से 20 तक में सम संख्या का योग या 1 से 20 तक में विषम संख्या का योग बोलेगा, तो विषम संख्या तो 10 ही होगा,
जी है नी, तो 10 होगा और उसका सूत्र है n का स्क्वायर, तो इसलिए 10 स्क्वायर इक्वल टू होगा 100। ठीक है, आगे यहां पर कुछ स्मरण बिंदु है। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही बार संख्या में 9 लिखते हैं। अच्छा, ये कब काम आता है? जैसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखो बोलते हैं ना, वहां पर जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 3 बार 9 लिखती है। जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है एक के दाईं ओर उतने से एक कम शून्य लिखते हैं। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिख देना और उसके बाद 4 ठो शून्य, 1 2 3 4 हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इस तरह से आगे साधित उदाहरण दिया है, उदाहरण को फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, इधर भी बना के देखना है भाई हमें। इसको बना के देखना तुम लोग घर में, जी बन जाएगा तो, नहीं बनेगा तो फिर आकर के पूछना है, हम समझाएंगे। ठीक है।